ठीक 2 महीने बाद कोलकाता केस में सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट एक बार फिर से पेश की है और एक बार फिर से वही सारे सवाल दोबारा सामने आकर के खड़े हो चुके हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था कि दुर्गा पूजा के पहले इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने कई सारे जो है सवाल सीबीआई से पूछे, साथ ही बंगाल सरकार को भी एक बार फिर से फटकार लगा दी है। पूरे केस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले उस स्टेटस रिपोर्ट की बात करूंगी मैं कि उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या सीबीआई ने पेश किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो वहां सीबीआई अपनी 5वीं स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करती है। मुझे लगता है नंदिनी, दर्शकों को याद होगा कि 4 स्टेटस रिपोर्ट की बातें हमने बताई थी एक एक करके कि वो उन चारों स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या हुआ था। उसके बाद जब 5वीं स्टेटस रिपोर्ट आज दाखिल हुई तो सीबीआई ने बाकायदा कोर्ट को ये बताया कि साहब, हमने सियालदह एडिशनल सेशन कोर्ट प्रथम के पास चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट के हिसाब से संजय रॉय अभी पहला आरोपी है। लेकिन सीबीआई एक बात और कहती है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कि वो इकलौता आरोपी जरूर है लेकिन वही आरोपी रहेगा। ये अभी चार्जशीट से ये इस नतीजे पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं। यानी कि सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि अभी और आरोपियों के नाम इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सीबीआई ने यह भी कोर्ट में बताया कि 4 नवंबर को वहां सुनवाई होगी उस अदालत में, उसके बाद आगे की बातें साफ होंगी। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये थी कि पीड़ित परिवार की ओर से वृंदा ग्रोवर पेश हुई थी। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि घरेलू हिंसा के केस के बाद भी संजय रॉय सिविक वॉलेंटियर कैसे बना, ये भी बड़ा सवाल है, जिस पर सीबीआई ने बाकायदा ये कहा कि इसे हम करीब से देखना चाहते हैं इस मामले को। उसके बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो सरकार की ओर से पेश हुए थे, बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने बाकायदा एक नियम का हवाला दिया कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत नियुक्तियां हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐसी लताड़ लगाई, ऐसी फटकार लगाई कि सुनकर लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सिविक वॉलेंटियर की सारी फाइलें खुलवाने वाला है। और जो 1500 सिविक वॉलेंटियर की बात सामने आई है बंगाल में, उनकी एक तरह से जांच होने वाली है, समझिए। जिस तरह से इसमें स्टेटस रिपोर्ट जो भी पेश की गई है अभिषेक, हालांकि इसके बाद बंगाल सरकार को भी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। और हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जो भी सुनवाई हुई थी उसमें आपने देखा था कि कोर्ट की तरफ से बंगाल सरकार को कई मुद्दों पर फटकार लग चुकी है। और आखिर में जब आईएमए ने बंगाल सरकार को लेटर भेजा, जिसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी डॉक्टरों की जो भी मांगे हैं उसको सरकार जो है पूरी करे और उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभिषेक, बंगाल सरकार को किस वजह से फटकार लगी है कोर्ट पर? आखिर फटकार लगनी क्यों नहीं चाहिए? आप ये भी देखिए, जो ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, आसमान में काले गुब्बारे उड़ रहे हैं। आरजीकर की घटना को लेकर जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आमरण अनशन पे हैं, उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये आरोप उन डॉक्टरों के हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है वो ममता बनर्जी के राज में इतने सुस्त तरीके से लागू होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भड़क जाते हैं और बिल्कुल सवाल उठने चाहिए। आप ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को जिस सिविक वॉलेंटियर की बात मैं बता रहा था, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आखिर जो असत्यापित अनवेरिफाइड लोग हैं उनको कैसे स्वयंसेवक बना दिया जा रहा है, सिविक वॉलेंटियर बना दिया जा रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी है और उस रिपोर्ट में कहा है कि जो सिविक वॉलेंटियर हैं उनके कानूनी आधार क्या हैं, आप किस तौर तरीके से उनकी भर्ती करते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, आप भर्ती से पहले सत्यापन करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी ड्यूटी आपने क्या लगाई है, उनको आप पेमेंट क्या देते हैं। अलग अलग पुलिस थानों में जैसे सिविक वॉलेंटियर के रूप में संजय रॉय नियुक्त था, वैसे ही कितने संजय रॉय और हैं अलग अलग पुलिस थानों में, और किन जगहों पे कहाँ कितनी नियुक्तियां हैं, क्या किसी केस की जांच में भी ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। ये सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। अगली सुनवाई पे ये हलफनामा सरकार को दाखिल करना है और मुझे लगता है उस हलफनामे के बाद ये पता चल जाएगा
कि कितने सिविक वॉलेंटियर ऐसे हैं जिनको राजनीतिक लाभ के लिए, मतलब एक तरीके से आप कहिए कि उनकी पहुंच है, इसलिए उनको इन पोस्टों पे रख दिया गया, नियम कानून को ताक पर रखकर, जैसे कि संजय रॉय को किया गया। उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा था, बकायदा कोर्ट में यह कहा गया, और उसके बावजूद वो सिविक वॉलेंटियर था। आखिर कैसे? हालांकि अभिषेक, स्टेटस रिपोर्ट में जिस तरह से जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है और संजय रॉय का नाम अभी तक हालांकि एक मेन आरोपी के तौर पे बाहर आ रहा है, क्या इसके आगे कोई आशंका लगाई जा सकती है कि क्या कोई और आरोपी निकल सकते हैं, या संदीप घोष की चर्चा होना जैसे बंद हो गई है, अभिजीत मंडल की चर्चा होना बंद हो गई है, और अब हर किसी की निगाहें जो है आरोपी संजय रॉय की तरफ टिकी हुई है, तो क्या अब मेन आरोपी सिर्फ संजय रॉय को ही समझा जाएगा या फिर इसके आगे कोई और भी नाम आने बाकी है? देखिए, किसी भी केस में दो तरीके से तय होते हैं आरोपी। एक तो मुख्य आरोपी होगा और एक साजिशकर्ता की भूमिका भी बड़ी होती है। अगर संजय रॉय के खिलाफ सबूत मिले हैं, जो 9-11 तमाम सबूतों की बात हमने की थी, दर्शकों को बकायदा बताया था कि ये चीजें मैच कर रही हैं, डीएनए सैंपल मैच कर रहा है, तो संजय रॉय आरोपी सीबीआई की नजर में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर संदीप घोष इस घटना का साजिशकर्ता निकला, मुख्य साजिशकर्ता निकला, तो फिर तो सवाल गंभीर होते हैं। और अभी सीबीआई जो ये कह रही है, बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई ने यही कहा कि हमारी चार्जशीट जरूर दाखिल हुई है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। अभी इस घटना में जो भी आरोपी शामिल होगा, अभी जांच जारी है, वो फाइल खुली है, और मैंने जो कहा था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो सकती है, उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट की तैयारी सीबीआई कर रही है। और जिस भी आरोपी का नाम आएगा, मुझे लगता है कि इस केस की जांच अगर तह तक होगी, अभी जो सीबीआई जिस दिशा में जांच कर रही है उससे आगे बढ़ेगी, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने बंगाल सरकार से जो है टास्क फोर्स के लिए भी पूछा है कि इतने महीने बीत गए हैं और टास्क फोर्स ने क्या किया है, और उसके बाद जिस तरह से अभिषेक आपने कहा कि सिविक वॉलंटियर पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जितने भी अस्पतालों में सिविक वॉलंटियर तैनात हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में भी सवाल खड़े हुए हैं, और साथ ही उनके ऊपर अगर कोई आपराधिक मामला है या उनके घर वाले अगर उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाते हैं जो दर्ज पाया गया है, तो वो अगर कोई अस्पताल में पाया जाता है उसके बाद भी उसकी कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि संजय रॉय पे पहले से ही कई आरोप थे, जिस तरह से उसकी बीवी का भी कहना था कि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी मारता था, जिस तरह से उसके घर वालों का कहना था, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और साथ ही जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपको बता दूं कि आज उनका 11वां दिन है, और इन 11 दिनों में कई जूनियर डॉक्टर्स की हालत बिगड़ी, जिसमें से आपने कल भी देखा होगा कि 4 जूनियर डॉक्टर्स को अस्पताल भी पहुंचाया गया, क्योंकि ना वो कुछ खा रहे हैं ना वो कुछ पी रहे हैं। उनकी 10 मांगे हैं, और 10 मांगे जो है उन्होंने बंगाल सरकार के सामने रखी है, जिसके बाद से बंगाल सरकार को लेटर भी जारी किया गया। हालांकि अब इंसाफ कब मिलेगा, ये एक जैसे कहते हैं कि एक गुत्थी है जो लगातार उलझ रही है। एक आरोपी के नाम पे आपने सिर्फ संजय रॉय का नाम रखा है, लेकिन जिस तरह से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, हालांकि मेन आरोपी के बाद जो बात पहले हुई थी, आपको भी याद होगी कि 6 से 7 लोगों का दावा किया गया था, लेकिन अब जो मेन बातें सामने निकल कर आई हैं, तमाम तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मद्देनजर जो भी बात कही जा रही है वो यही है कि आरोपी अगर संजय रॉय है तो उसका नतीजा क्या होगा, यह अब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली की छुट्टियों के बाद के लिए अब टाल दी है। अब ये केस और कितना लंबा खींचेगा, इसमें ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।